आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर लगातार बजट की कवरेज। अंतरिम बजट आज पेश कर दिया गया है निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के द्वारा, जिन्होंने 58 मिनट अपना लंबा भाषण पढ़ा। और इस अंतरिम बजट में महिला, किसान, युवा और अन्नदाता यानी किसान पर और ख़ासतौर पर गरीबों पर फोकस रखा है। मिडिल क्लास को फिलहाल इसमें कोई बड़ी राहत का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव, एक समावेशी और कहीं की इंक्लूसिव बजट और सर्वस्पर्शी बजट पेश करने की कवायद वित्त मंत्री ने की है। सर्वांगीण, सर्वसमावेशी और विकसित भारत को 2047 की राह में ले जाने वाला बजट बताया। साथ ही सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म की भी बात बजट के जरिए हुई है। वित्त मंत्री ने शुरुआत में कहा कि हम सभी पात्रों को, जो भी एलिजिबल लोग हैं, जिनको भी स्कीम्स का बेनिफिट पहुंचना चाहिए, उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, सभी को बराबरी का अवसर दे रहे हैं। आउटकम पर हमारा फोकस ज्यादा है। गरीब कल्याण ही देश का कल्याण है और सबका साथ और सबका विकास के तहत सरकार मल्टी डायमेंशन क्षेत्र में काम कर रही है। इस वक्त हर्षा कुमारी हमारी रेजिडेंट एडिटर जयपुर से मेरे साथ मौजूद है, उनका रुख करेंगे। हर्षा, एक तरह से जिस तरह से निर्मला सीतारमण छठा बजट उनका मोरारजी देसाई के बाद रिकॉर्ड बजट पेश करने वाली फाइनेंस मिनिस्टर बनी है, एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव बजट उन्होंने पेश करने की कोशिश की है। सभी क्षेत्रों को उन्होंने छुआ है। राजस्थान की खासतौर पर अगर बात करें तो टूरिज्म की बात होती है और एमएसएमईज की बात होती है। दोनों पर काफी एम्फेसिस किया फाइनेंस मिनिस्टर ने, और अब उस टूरिज्म को आगे ले जाते हुए स्पिरिचुअल टूरिज्म की भी बात होने लगी है। जी जी बिल्कुल। देखिए, आपने जो कहा है उसमें जो है, जो इंटरेस्ट फ्री लोन भी है जो स्टेट्स ले सकेंगे टूरिज्म को डेवलप करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। मेरे साथ कई लोग हैं जो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं। रणशेर सिंह है मेरे साथ, जो होटेलियर है। आइए उनसे पूछते हैं कि उनको क्या लगा बजट के बारे में, क्योंकि कोविड के बाद में टूरिज्म का स्वरूप बदला है। अब इतना इनबाउंड टूरिस्ट, जो विदेश का टूरिस्ट आ रहा है, वो इसमें नहीं जुड़ रहा है, लेकिन डोमेस्टिक टूरिस्ट बहुत जुड़ रहा है। तो रणशेर जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो अब आपका मेन मार्केट बन गया है? और जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट लोन की बात है, क्योंकि राजस्थान में टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है, तो आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी में भी रियायत मिलती है, और अगर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाए तो कितना हेल्प करेगा टूरिज्म को? आई थिंक ये बहुत मदद तो बहुत करेगा, क्योंकि 2 साल जो पैंडेमिक के थे उससे बहुत नुकसान पहुंचा टूरिज्म इंडस्ट्रीज। इनफैक्ट इवन जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं लाइक आरटीडीसी या आप पैलेस ऑन व्हील्स देखें, तो आई थिंक सब लोगों ने बहुत एक वो मुश्किल का दौर रहा। और आज जब 2 साल हो गए हैं कोविड को खत्म हुए, फिर भी हमारे प्री कोविड फिगर्स अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं। सो आई थिंक अगर ये सब सेंटर से सपोर्ट मिलेगा तो राजस्थान स्पेशली, बिकॉज tourism is a big part of यहाँ का revenue in Rajasthan and gives employment to a lot of people, तो उसके लिए बहुत मदद मिलेगा। I think it's a good step really। जी देखिए, और दूसरा जो बड़ा मुद्दा रहा है वो ये है कि जिस तरह से G20 के वजह से जो अलग अलग लोग आए हैं, मेरे साथ है आईवी सिंह जी, जो लंबे समय से टूरिज्म से भी जुड़े हुए हैं। और आईवी सिंह कई रोल्स उन्होंने दिए हैं टूरिज्म में। टूर ऑपरेटर रहे हैं, एस्कॉर्ट में रहे हैं, अब खुद अपना एयरबीएनबी भी शुरू कर रहे हैं अपने घर पे, क्योंकि इसका भी एक नया ट्रेंड बढ़ा है टूरिज्म में। आईवी सिंह जी, किस तरह से G20 से आपको लगता है कि टूरिज्म के जो डेस्टिनेशंस हैं उसको बढ़ावा मिला है, और आपको क्या उम्मीद है इस बजट से, जो आपको लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने सेटिस्फाई किया है? जी नमस्कार। उम्मीद तो काफी है इस वाले बजट से, और G20 को लेके जैसे कि अपने स्टेट में ही ले लीजिए, राजस्थान में ही अलग अलग डेस्टिनेशन हैं जो अभी एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, और अलग आप विद इन इंडिया अगर अदर स्टेट्स लें, पोटेंशियल बहुत है और बहुत फायदेमंद रहेगा बजट का, प्लस G20 का जो अपने को सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। तो आगे उम्मीद है कि अच्छा काम बढ़ेगा। और इनबाउंड भी हमारा जो फॉरेन ट्रैवल होता है, अभी तो हाल फिलहाल तो डोमेस्टिक चल रहा है, शादी ब्याह चल रहे हैं, यही हमारे सब होटल वालों को अभी जीते जागते रख रहे हैं अभी सब तक। आपने एयरबीएनबी भी शुरू किया है, क्या लगता है आपको ये सेगमेंट ग्रोथ सेगमेंट है क्या? बिल्कुल सही मैडम, ये अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका एक एक्सपेंस की तरफ से ज्यादा महंगा भी नहीं होता है और अफोर्डेबल होता है, प्लस
जो इंडियन हो या फॉरेन क्लाइंट हो, उनको एक अलग से लर्निंग बहुत होती है, ओनर से मिलना, बात करना, और कोई सेरेमनीज हो रही हैं या और कोई एक्टिविटीज हो रही है उनके घर में, तो वो एक बहुत फायदेमंद रहेगा आगे चल के फ्यूचर का। जी जी तो मनीष, अगली बार आप आए तो जरूर आईवी सिंह जी के यहाँ पे रुकिएगा, है ना। उनका बहुत अच्छा एयरबीएनबी है और खाना भी बहुत अच्छा मिलता है नहीं, उनको, बिल्कुल घर का। निश्चित मेरे रूप से। साथ जी एक और जी जी मेरे एयरबीएनबी साथ निश्चित संजय रूप से एक कौशिक बड़ी जी भी कैटेगरी। हैं। जी संजय कौशिक जी भी है मेरे साथ, टूरिज्म एक्सपर्ट है, बिकॉज उन्होंने भी हर टाइप का रोल अदा किया है और अभी भी बहुत एक्टिव है टूरिज्म सेक्टर में। संजय जी, आपके रिएक्शंस इस बजट पे? देखिए, मेरे को लगता है कि ये बजट जो है आज का बड़ा टूरिज्म फ्रेंडली इसको कह सकता हूँ। और जब टूरिज्म में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का हमेशा फोकस रहा है टूरिज्म पे, और जहां भी उन्होंने एक बार जाके बोला कि वहाँ टूरिस्ट आना चाहिए, अभी थोड़े दिनों पहले लक्षद्वीप की बात करी थी, अभी अयोध्या में इतना चल रहा है, उससे पहले बनारस तक, तो मुझे लगता है कि उनका एक प्रो टूरिज्म है हमारे प्रधानमंत्री जी। और मुझे लगता है कि जो आज जो भी घोषणाएं हुई, जैसे स्टेट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन्स हो जाए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, चाहे बाकी जो भी चीज अनाउंसमेंट हुई है, तो मुझे लगता है कि टूरिज्म को कहीं ना कहीं, क्योंकि 3 साल से टूरिज्म में बिल्कुल कोई एक्टिविटीज नहीं थी, लोग बहुत त्रस्त थे, ऐसे में ये बजट आना मुझे लगता है टूरिज्म के लिए बड़ा फ्रेंडली सा है, और इससे बड़ी आशा मुझे लगता है। टूरिज्म कितना इंपॉर्टेंट है संजय जी हमारी राजस्थान की इकोनॉमी के लिए? आपको लगता है कि टूरिज्म कितना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आप तो बहुत लंबे समय से ट्रेड से जुड़े हुए हैं, तो वेदर वो टैक्सी चालक हो या टूर ऑपरेटर हो या गाइड हो, सब लोगों का मतलब एक तरह से एम्प्लॉयमेंट का बहुत बढ़िया जरिया है। 8 to 9% बिल्कुल आपने सही कहा कि, और मैं तो कह सकता हूँ राजस्थान की तो लाइफलाइन है टूरिज्म, यहाँ की बहुत बड़ी इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है। और जब राजस्थान में टूरिज्म की बात, मतलब जब पूरे हिंदुस्तान में टूरिज्म की बात करती है, तो राजस्थान का नाम नंबर 1 पे आता है। तो मुझे लगता है कि सब चीजों को ध्यान रखते हुए राजस्थान को अगर टूरिज्म डेस्टिनेशन जैसे अभी ऑलरेडी है, और जितनी ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, जैसे अभी जो जैसा इंटरेस्ट फ्री लोन से स्टेट को लोन मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलपमेंट होगा, अभी और कुछ भी था कि इसमें वो जैसे जो प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन है जिनका ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उनको डेवलपमेंट करने के लिए सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा। तो मुझे लगता है इन सबसे जो राजस्थान का जो पिछले 3 साल का नुकसान है उसको भरपाई करने का एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। एंड आई एम वेरी होपफुल कि जो टूरिज्म के लिए जो सरकार ने किया, इट विल हेल्प राजस्थान टू ग्रो इन इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। जब हम नए डेस्टिनेशंस की बात करते हैं तो थोड़ा सा आईवी सिंह जी से पूछिए। आईवी जी, आप काफी राजस्थान घूमे हैं, क्या और पोटेंशियल है और क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? जी, अगर सिर्फ राजस्थान को लेके चलें तो हाँ, पोटेंशियल है इधर। अभी मैं अगर आपको ले चलूँ इधर कोटा, झालावाड़ और उस तरफ बहुत अच्छा है। आगे एमपी ज्वाइन हो जाता है, तो अभी हाल फिलहाल तो लोग बाग जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर के आसपास में भी खूब है, जाता है टूरिस्ट काफी। तो ग्रोथ विद इन स्टेट भी अभी ग्रो करने का खूब है। लेकिन और क्या एक्सपीरियंसेस हैं आपको लगता है? जैसे हमारे पास फोर्ट्स एंड पैलेसेस है, पर राजस्थान अब जैसे क्राफ्ट टूरिज्म है या डेजर्ट सफारीज है या डेजर्ट में कैंपिंग करना या इवन जीप सफारीज करना, तो क्या आपको लगता है कि एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की तरफ भी राजस्थान में को बढ़ना चाहिए? बिल्कुल सही, एक्सपीरियंशियल टूरिज्म बहुत बढ़ावा देगा आगे चल के। और जैसे कैमल सफारी हो गई, हॉर्स सफारी हो गई, जीप सफारी हो गई, और आसपास में रूरल जैसे हमारे जोधपुर के इधर वो ये बिश्नोई ढाणी में ले जाते हैं, उनके रहन सहन देखना, उनका घर देखना, उनका खाना पीना सब देखना। तो इस तरह से पूरे अगर स्टेट में आप करें तो सबको एक अच्छा चांस मिलेगा आगे, और बेनिफिट होगा, और कमाने का भी एक साधन अच्छा रहेगा। अच्छा, आईवी सिंह जी से हम जानना चाहेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से एक बड़ा रेलेवेंट सवाल आपने पूछा, मैं उसी पर आना चाह रहा था कि क्या अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरीज हैं राजस्थान की जब बात होती है बिजनेस को लेकर। फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 टर्म भी यूज किए कि G20 के बाद ग्लोबल लेवल पर जो बिजनेस और कॉन्फ्रेंस टूरिज्म है उसको हम काफ़ी पुश देने की कोशिश कर रहे हैं। जो G20 की कॉन्फ्रेंसेज में 16 अलग अलग जगहों पर राज्यों में कॉन्फ्रेंसेज हुई। दूसरी बात उन्होंने कही है स्पिरिचुअल टूरिज्म की भी। तो क्या राजस्थान में इन दोनों ही इस तरह की डेस्टिनेशन को कहीं ना कहीं पोटेंशियल देखा जा सकता है, कोई एक्सप्लोर किया जा सकता है, स्पिरिचुअल और बिजनेस टूरिज्म? जी बिल्कुल जी, मैं आईवी सिंह जी और संजय कौशिक दोनों से ये सवाल करूंगी, क्या आपको लगता है कि स्पिरिचुअल और बिजनेस टूरिज्म भी एक्सप्लोर किया जा सकता है? क्योंकि G20 16 डिफरेंट डेस्टिनेशंस में हुआ था, तो स्पिरिचुअल टूरिज्म की क्या स्कोप है और बिजनेस टूरिज्म का क्या स्कोप है राजस्थान में?
स्पिरिचुअल टूरिज्म का भी अच्छा स्कोप है मैडम, अच्छा है बढ़ावा, अगर इसको और इंटरेस्ट के साथ में लोग बाग इससे जुड़ जाएं, और लगता है कि धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जैसे योगा, प्रधानमंत्री साहब ने योगा स्टार्ट किया कुछ सालों पहले, योगा भी बहुत अब पकड़ कर गया है। और आपका मेडिकल टूरिज्म में भी अगर चल के आगे देखें तो ये खूब बढ़ावा है, क्यों लोग आते हैं, मेडिकल यहाँ पे सस्ता होता है, घूमना फिरना भी हो जाता है, मेडिकल भी हो जाता है, फिर निकल जाते हैं। उस तरह से स्पिरिचुअल, मेडिकल, योगा ये सब फायदेमंद है। यही सवाल मैं संजय कौशिक जी से करना चाहूंगी। संजय, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस टूरिज्म? बिकॉज वी डोंट सी कि लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग फॉर ऑफ साइट्स, या जैसे कॉर्पोरेट्स को आना चाहिए ऑफ साइट्स के लिए, या स्पिरिचुअल टूरिज्म। फॉर एग्जांपल जैन साइट्स, कितने बड़े जैन साइट्स हैं यहाँ पे, ब्रह्मा टेम्पल है पुष्कर में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आशा, इसी बात में अभी जब अपन बात कर रहे थे मुझे लगा कि पुष्कर एक ऐसा डेस्टिनेशन है, उसका डेवलपमेंट जैसे और जगह कॉरिडोर बने हैं, जैसे अभी उज्जैन में बना है, वैसे अयोध्या में बना है, वैसा काशी में बना है, वैसे मुझे लगता है कि डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो एक पुष्कर का है, दूसरा गोविंद देव जी के मंदिर जयपुर के लिए भी हम सुन रहे हैं कि बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। और रही बात जो कॉर्पोरेट बिजनेस की बात है, तो जो जोधपुर में एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, जयपुर में आरसीआई बन चुका है, जयपुर में जेईसीसी है, उदयपुर में भी मैंने सुना है कुछ ऐसा होने वाला है, जयपुर में एक स्टेडियम बना है बहुत बड़ा। और ऐसी चीजें होने से मुझे लगता है कि ना सिर्फ स्पिरिचुअल बट और भी तरीके के जितने भी यूथ हैं, जितने और तरीके की एक्टिविटीज राजस्थान में होंगी, तो मुझे लगता है कि राजस्थान का विकास और गति से होगा। और ये जो टूरिज्म में जैसे जो नॉर्मली पहले जो था वो हेरिटेज टूरिज्म की बात करते थे, लेकिन हेरिटेज के साथ यहाँ पे इतने सारे, अब रूरल टूरिज्म की बात करते हैं हम, उसके साथ अपने जो एक बहुत पॉपुलर जिसको कह सकते हैं आज की तारीख में एडवेंचर टूरिज्म में भी राजस्थान बड़ा काम कर रहा है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आईवीसी जी बोल रहे थे कि हॉर्स सफारी, कैमल सफारी ये पहले होती थी, वापस नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे लोगों का रुझान उस तरफ जा रहा है। पहले जैसे जयपुर में पोलो मैचेस की बता सकता हूँ मैं, पहले पोलो मैचेस बड़े कम होते थे, आज की तारीख में बड़े ज्यादा होते हैं, विदेशियों की भी रिक्वेस्ट होती है आज की तारीख में, इवन वेडिंग इवेंट्स में भी आज की तारीख में ऐसे स्पोर्ट्स करवाते हैं। मुझे लगता है कि इन सब से राजस्थान का जो एक पर्यटन क्षेत्र है उसमें कुछ ना कुछ एडिशन होता है, एंड विच इज ऑलवेज सपोर्टिंग टूरिज्म एंड ऑफ कोर्स फॉर स्टेट। मेरे को दोनों चीजों ऐसा लगता है। अच्छा, तो सबसे बड़ा एक और सवाल था, जी, एक और सवाल मैं लेना चाहूंगा कौशिक जी से। बड़ा सबसे बड़ा एंडोर्समेंट था कि जी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, सारे बिजनेस टूरिज्म के एक्सपर्ट लोग हैं, दर्शक निश्चित रूप से ये बेनिफिट लेना चाहेंगे कौशिक जी और आईवी सिंह साहब के उनके इनसाइट्स का, कि रिसेंट जो एक बात उठी इंटरनेशनल लेवल पे मालदीव वर्सेस इंडिया, तो लक्षद्वीप उभर कर आया और अब उसका जिक्र भी किया आज निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में। और मुझे याद है राजस्थान से भी कुछ जगहों की, खासतौर पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर के उन आइलैंड्स की फोटोग्राफ्स आने लगी कि राजस्थान में भी एक लक्षद्वीप है। क्या लगता है, अभी जिस तरह से आईवी सिंह जिक्र कर रहे थे कि कोटा, झालावाड़ जो चंबल का एरिया है, पानी का इलाका है, उदयपुर के आसपास जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ भी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये यहाँ पर पानी है और बारिश में तो खासतौर पर टापू जैसी स्थिति होती है वहाँ। क्या राजस्थान में भी कोई लक्षद्वीप बन सकता है? जी बिल्कुल, मैं दोनों को ये सवाल करूंगी। संजय जी देखिए, मालदीव्स वर्सेस इंडिया जो जियोपॉलिटिकल चीजें बन रही हैं, और हम देख रहे हैं कि लक्षद्वीप को अब इंडिया डेवलप करना चाहेगी, उसका जिक्र भी हुआ है। लेकिन राजस्थान में भी अगर आप बांसवाड़ा साइड जाएंगे, जो मानसी वाकल के बैक वाटर्स हैं, वहां पर भी इस तरह के टापू, आपको लगता है कि ये अनएक्सप्लोर्ड जो डेस्टिनेशंस है, जैसे आईवी सिंह जी कह रहे थे, तो क्या कौन कौन सी जगह हैं आपको लगता है वो इस तरह से विकसित हो सकते हैं? देखिए, राजस्थान में अभी जो भी टूरिज्म मैप पे है वो बहुत कम है। उसके अलावा बहुत सारे, जैसे बांसवाड़ा एरिया बता रखता हूँ, बांसवाड़ा के अलावा अभी एक एरिया जो बड़ा अनएक्सप्लोर्ड है वो बाड़मेर का एरिया है। बाड़मेर अभी तक खाली वहाँ सोलर एनर्जी की वजह से थोड़ा सा बांसवाड़ा में टापू की बात कर रहे हैं, वाटर टूरिज्म। हाँ, तो बांसवाड़ा जो है, बांसवाड़ा ऑलरेडी इतना पॉपुलर हुआ है। थोड़ी देर पहले भी, अभी जब भी मैं कहीं पे बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो क्षेत्र ऐसा है, वहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट की जरूरत है। और जब हम एडवेंचर की और बाकी जो वाटर स्पोर्ट्स की अगर बात करते हैं, तो उस एरिया में हमको एक्सप्लोर करना चाहिए। और मुझे लगता है जब ये सरकार को नए जो इंटरेस्ट फ्री लोन वगैरह मिलेंगे, तो सरकार को भी कोशिश करनी, मेरे ख्याल से पिछली सरकार में कोशिश की गई थी कि थोड़ा बहुत उस क्षेत्र में काम किया जाए, लेकिन हुआ नहीं। मुझे लगता है कि आने वाली सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों एक ही भाजपा की है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आने वाली जो समय में बांसवाड़ा क्षेत्र का भी विकास हो सकता है। और मुझे लगता है कि एक जब अगर उधर का विकास होगा, तो उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट के साथ वहाँ का जो आर्थिक व्यवस्था है उसको भी काफी सपोर्ट है। आईवी सिंह जी, आप काफी ग्रुप्स को लेके जाते थे,
आपको क्या लगता है, जैसे बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, साउथ ऑफ उदयपुर, ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल एरिया, आपको लगता है कि टूरिज्म की दृष्टि से डेवलप हो सकता है? आपने झालावाड़ का जिक्र किया, झालावाड़ इज ऑल्सो ब्यूटीफुल, तो बताइए आपके फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बताइए जी। जी, इसमें काफी मैडम बहुत है, टापू वगैरह आपने जैसे बांसवाड़ा का बताया और अभी संजय जी ने भी बोला, पर मेरे को यही लगता है अपने झालावाड़ हो गया, कोटा चंबल को देखिए, अभी आप बहुत उसको अच्छा सजा दिया कर दिया, और चंबल रिवर पे हो गया, और वाटर क्या जरूरत है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे होटल्स हो गए और हो गए, रोड्स वगैरह तो चलो अपने स्टेट में काफी अच्छी हो गई, सुधर गई, हाईवेज वगैरह, तो ट्रैवल टाइम वगैरह कम होता है थोड़ा, और अकोमोडेशन वगैरह का इसमें थोड़ा सा कभी प्राइवेट सेक्टर अगर ध्यान दे तो वैसे डिपार्टमेंट टूरिज्म के आरटीडीसी के भी कुछ हैं, बट वो बहुत कम है और उस स्टैंडर्ड के नहीं है, मतलब कि अगर कोई फॉरेन ट्रैवल आया और कुछ आया, बहुत मतलब, और वाटर बॉडीज तो इधर बहुत हैं, मतलब अपने राजस्थान में भी वाटर स्पोर्ट्स वगैरह, उदयपुर तो चलो, सांबर फेस्टिवल को भी डेवलप किया जी, सांबर फेस्टिवल 2-1 साल से अच्छा पकड़ कर गया है, अभी इस साल भी बहुत बढ़िया रहा, और माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह सब आई हुई होती हैं इस विंटर में, तो बहुत बड़ा इस टाइम मेला अच्छा चला था। जी 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 हर्षा जी, बहुत शुक्रिया, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। और जयपुर की बात करें तो रामगढ़ जैसी भी जगह हैं जो एक ज़माने में एशियाड के कंपटीशन हुए थे, वहाँ भी पानी अगर हो तो उन जगहों को भी बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉन्वर्सेशन के लिए। फ़िलहाल तो छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और जो पिटारा निर्मला सीतारमण के बॉक्स से आया उस पर भी लगातार आगे चर्चा जारी रहेगी कि क्या जो 4 जातियां खासतौर पर उन्होंने बताई, गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता, आगे भी बात करेंगे।